नमस्कार, marketingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश वशिष्ठ। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत के लोगों को विदेशी सामान का बहिष्कार करना चाहिए, वो नहीं खरीदना चाहिए। इसके साथ उन्होंने एक लाइन और भी कही कि भारत में अब सब कुछ बनने लगा है। पहले हम लोग विदेशों से मंगाया करते थे, कहते थे विदेशों से ये आया हुआ है, अब सब कुछ आसानी से मिल जाता है। ये कह के वो बड़े मजे से ये संदेश देने में कामयाब हो गए कि भारत के अंदर अब सब कुछ उपलब्ध है और भारत में सब कुछ बनता है। और उसके साथ ये भी कि भारत में अब विदेशी सामान के बगैर काम चल सकता है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि किस तरह से भारत में खुद सरकार और खुद भारत के उद्योगपति अंधाधुंध चीनी सामान मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमारी चीन के ऊपर निर्भरता कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। आज हम उससे कुछ अलग बात करेंगे और ये बात करेंगे कि कैसे 10 सालों में मेरे देश की सरकार ने बहुत व्यवस्थित तरीके से इस देश में रोजगार के अवसर कम किए, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मारा और उसने ऐसी नीतियां बनाई जिनके कारण भारत का अपना उद्योग बंद होता चला गया और हम विदेशों पर निर्भर होते चले गए। और आज जब वो कहते हैं कि सब कुछ भारत में बनता है, तो आप अपने जीवन में जितने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को छोड़ के देखें, आपको कोई भी भारतीय विकल्प मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने उसको ख़त्म कर दिया। अब हम इस पे आगे अगर बढ़ें और थोड़ा सा जो फैक्ट चेकिंग करें, आंकड़ों पे जाएं और क्या क्या हुआ उस पे जाएं, तो कुछ केस स्टडीज हमको मिलती हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा, चूँकि लोकप्रिय प्रोडक्ट है, हम देखते रहते हैं, वो हमारा टेलीफोन, हमारा मोबाइल फ़ोन। भारत में 2014 में भारत की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल बनाने वाली कंपनी का नाम था माइक्रोमैक्स, और वो अच्छी खासी भारत का एक उभरता हुआ ब्रांड था। इसके साथ लावा और कार्बन भी दो लोकप्रिय ब्रांड थे। साथ में 2015 में एक नीति बदलती है सरकार, जिसमें जो लोग भारत में आके मोबाइल की असेंबलिंग करेंगे मेक इन इंडिया के नाम पे, यानी आप डब्बा लाओ उधर से, एक इधर से ढक्कन लाओ, और दोनों को अगर भारत में लगाओगे तो वहाँ से जब आप इंडिया में लेके आओगे तो हम आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। भारत में अगर आप असेंबलिंग करने के लिए हिस्से ला रहे हो, पुर्जे नहीं होते असेंबलिंग में, हिस्से ला रहे हो, जैसे मोबाइल फ़ोन का ही केस ले लें, तो उसका जो बॉडी होती है वो अलग होती है, उसके अंदर एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लगता है, वो अलग होता है, और एक आगे जो हिस्सा होता है जिसको कहते हैं कि लोग फोल्डर कहते हैं, कोई उसको कुछ कहते हैं, जिसके अंदर स्क्रीन होती है, वो अलग होती है। और बैटरी जो है वो भी पीसीबी के ऊपर ही लगाई जाने लगी है। 3 हिस्सों को जोड़ो और मोबाइल फ़ोन तैयार। तो जो 3 हिस्सों में मोबाइल फ़ोन चीन से आता था, उसको हमारी सरकार ने टैक्स से राहत दे दी और इससे बड़ी संख्या में विदेशों से मोबाइल फ़ोन आने लग गए, क्योंकि अब कस्टम ड्यूटी कम लग रही थी। और नतीजा ये हुआ कि भारत की जो कंपनियां थी वो माइक्रोमैक्स, कार्बन से लेके जितनी थी, स्पाइस, सब लोग, जो भारत की नंबर 2 कंपनी थी, सोचिए, वो धूल चाट गई और भारत के बाजार में Xiaomi, ओप्पो, वीवो, रियलमी छा गए और भारी सब्सिडी के साथ में वो फ्लैश सेल पे माल बेचने लग गए। और हमारा जो मार्केट शेयर माइक्रोमैक्स का था 2014 में 18% मोबाइल केवल माइक्रोमैक्स के बिकते थे, जो 2023 में 1% रह गए। लावा और कार्बन गायब हो गई, स्पाइस गायब हो गई, अनेक जो विदेशी ब्रांड आ गए और देशी ब्रांड खत्म हो गए। अगर भारत में इस कंपनी को, चूंकि माइक्रोमैक्स एक इनोवेटिव कंपनी थी, नई नई तरह के प्रोडक्ट लेके आती थी, अगर इसको भारत में सरकार की तरफ से सहयोग मिलता, R&D में इसको सहयोग मिलता, थोड़ा सा सरकार विदेशी कंपनियों के प्रति प्रेम कम बढ़ाती और उनके लिए दरवाजे नहीं खोलती, तो आज हो सकता है कि हमारे पास में चीन की टक्कर का एक ब्रांड होता जिसका नाम होता माइक्रोमैक्स, या कोई और ब्रांड जो इस तरह के कार्बन था। जैसे ये जो ब्रांड हमारे भारत में होम ग्रोन ब्रांड थे, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे बियॉन्ड पता नहीं कितने ब्रांड आ गए थे, और वो सारे ब्रांड जो है सरकार की एक पॉलिसी ने किल कर दिया। आज हम कंपटीशन देने की हालत में होते, टक्कर देने की हालत में होते। एक कंपनी अगर भारत में 18% मोबाइल उसी के बिकते थे, वो कंपनी टक्कर दे सकती थी, लेकिन एक खास तरीके से एक पॉलिसी में बदलाव किया मेरी सरकार ने, जिसके कारण हमारे यहाँ की मोबाइल फोन इंडस्ट्री खत्म हो गई और हम पूरी तरह से विदेशों में निर्भर हैं। अब मोदी जी कहते हैं स्वदेशी मोबाइल खरीदिए, तो
कहाँ से खरीद लेगा आदमी। जो भी है वो डब्बे इससे पुर्जे जोड़े जा रहे हैं, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो सैमसंग हो, नाम ये किसी का भी देशी लेते हैं। जैसे कि ये बहुत तारीफ कर रहे हैं आजकल, ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों ने कमाल किया, इजराइल के हथियार हैं, उन हथियारों को यहाँ पे अडानी ने ठप्पा लगाया, आपने अडानी को ठेके दिलवाए, आपने अडानी के ठप्पे को मेड इन इंडिया अप्रूव किया जा सके, इसलिए भारत की नीतियों में बदलाव किया, वरना जितना काम वो कर रहे हैं उसके अंदर, उसके आधार पर उसको मेक इन इंडिया नहीं कहा जा सकता था। तो अब आते हैं हम दूसरे सेक्टर पे, सोलर इंडस्ट्री। भारत में विक्रम सोलर, इंडो सोलर, टाटा पावर सोलर, ऐसी बहुत सारी कंपनियां थी जो सोलर के क्षेत्र में यानी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही थी, और उन कंपनियों का एक अच्छा खासा होल्ड भारत के मार्केट पे था, और ये कंपनियां भारत में सोलर पैनल बनाती थी। आज जब हम कह रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन हो रहा है, सोलर फार्म हो रहे हैं, कितने सोलर पैनल की हमको ज़रूरत होती। वारी करके एक कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां, और देश भर में इतने सोलर पैनल लग रहे हैं। हमारी कंपनियां ये दुनिया में अपनी स्टैंडिंग रखती हैं। आज दुनिया में 70% सोलर पैनल चीन सप्लाई कर रहा है, उसको भी भारत आज टक्कर दे रहा होता। क्या हुआ, डंपिंग होनी शुरू हो गई 2017 में भारत में। अब डंपिंग क्या होती है, मेरे पास कुछ माल ज़्यादा बन गया तो मैं उसको सस्ते में निकाल के जो देश ले ले वहाँ पे दे दूंगा, और भारत सरकार ने इस डंपिंग को रोकने के लिए जो टैरिफ लगाना चाहिए वो नहीं लगाया, उसमें बहुत टाइम लगा दिया दुनिया भर के बवाल होने के बाद। और धीरे धीरे क्या हुआ, जिनको सोलर, ट्राइना सोलर, ऐसी कंपनियां, भारतीय जो कंपनियां थी उनके टेंडर जाते चले गए, और उसके साथ क्या हुआ, इंडो सोलर दिवालिया हो गई। विक्रम और टाटा को बार बार टेंडर हारने पड़े क्योंकि विदेशी कंपनी डंपिंग करनी थी। डंपिंग करने का मतलब ये होता है 10 रुपए का माल अगर नहीं बिक रहा है तो 5 रुपए में निकाल दो। सब्जी वाला रात को जब घर जा रहा होता है तो औने पौने दाम में कहता है भैया पूरा ढेर उठा के ले जा, जो देना है दे दो, कल तक तो सड़ जाएगा। तो जब ज़्यादा मत, तो वो डंपिंग जो हुई, उस डंपिंग के कारण भारत की कंपनियां कंपटीशन में घिसट गई। अगर बेसिक कस्टम ड्यूटी शुरू से ही लगा दी जाती, तो घरेलू उत्पादकों को अगर प्राथमिकता दी जाती, तो भारत आज सोलर के मामले में 100% आत्मनिर्भर होने वाला था। अब हम समझें कि कैसे सरकार अगर चाहे तो भारत को आत्मनिर्भर बना सकती है। लोगों से अपील कर रहे हो कि विदेशी माल मत खरीदो। भारत का जो आम आदमी है वो केवल 10 से 15% ही विदेशी प्रोडक्ट कंज्यूम करता है। 10 से 15% विदेशी माल, मैंने कल वीडियो बनाया डिटेल के साथ में, वो कंज्यूम करती है सरकार, और 20 से 30%, 40% विदेशी माल खरीदने वाले कॉरपोरेट हैं, अडानी टाइप लोग। तो ऐसी हालत में आप कैसे उम्मीद करोगे कि बहिष्कार करने से कुछ हो जाएगा। और सरकार को जो पॉलिसी बनानी चाहिए थी, लोग कहते हैं ना हर चीज में सरकार क्या कर लेगी, सरकार ये कर सकती है। और अगर इन्होंने ये कर लिया होता तो आज मेरा देश सोलर मामले में आत्मनिर्भर होता, हम दूसरे देशों को भी सोलर पैनल बेच रहे होते। और इसका मतलब जानते दोनों चीज़ों का, इनसे फर्क ये पड़ता है रोजगार। अगर चीन से बने बनाए 3 हिस्सों में मोबाइल फ़ोन आ रहा है, तो जो मोबाइल फ़ोन तैयार करने में लोगों को नौकरी मिलती है, वो नौकरी चीन में मिल रही है, भारत में नहीं मिल रही है। मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया में यही अंतर है। मेक इन इंडिया में नौकरी मिलती है बाहर वाले को, और यहाँ माइक्रोमैक्स बनाता तो एक एक कंपोनेंट बनाने की फैक्ट्री यहीं पे ही होती। इसी तरह से सोलर के मामले में तो जो बहुत सारा रोजगार का जरिया हो सकता था, भारत में विदेशी मुद्रा आ सकती थी। हमने विदेशों के लिए अपनी वतन परस्त की बात करते हैं, हम तो विदेश परस्त हैं, परदेश परस्त हैं। हमने ऐसी नीतियां बनाई जानबूझकर जिससे विदेशी कंपनियां हमारे देश को खा गई। अंधे नहीं है, इनको ऐसा नहीं कि दिखता ना हो कि क्या हो रहा है, लेकिन जब 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ रुपया चुनाव में खर्च होगा इस देश में, तो राजनीतिक पार्टियां जब सत्ता में आएंगी तो वो देश की नहीं सोचती हैं बॉस, वो चुनाव की सोचती हैं। आजकल आप देख रहे हो चुनाव के बारे में कोई सोच रहा है, माफ कीजिए, देश के बारे में कोई सोच रहा है। ऑपरेशन सिंदूर देख रहे हो, हम लोग पूरी तरह से उसका घर घर सिंदूर भेजा जाएगा, माता बहनों को ये सिंदूर भेजेंगे, हर तरफ प्रचार प्रचार, और उसका पूरा पॉलिटिकल शुरू हो गया है। मतलब देश की चिंता नहीं है। आज अगर बताइए कि वहाँ पर
बॉर्डर पे मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है, आप अभी भी मॉक ड्रिल कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ ना कि अभी खतरा टला नहीं है, आप खुद भी कह रहे हो। ऐसे में कोई देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैलियाँ इन सब चीज़ों में कैसे लग सकता है, और कैसे आप चुनावी चक्करों में लग सकते हो, सिंदूर के नाम पे वोट मांग सकते हो, जब आपको बॉर्डर पर लड़ने की ज़रूरत है या बॉर्डर पे खबरदार रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। तो इसी तरह से हमने बहुत सारे चीज़, ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या हुआ, हमारे यहाँ पे स्वदेशी मोटरसाइकिल ब्रांड थे बहुत सारे, याद करिए बजाज, याद करिए हीरो होंडा, हीरो मोटरसाइकिल, ऐसे बहुत सारे, और रॉयल एनफील्ड भी था। हमारे यहाँ पे हमने राजदूत को खत्म कर दिया, कांग्रेस ही खत्म कर गए थे, है ना। वेस्ट और जो यजदी थी, जावा जो आती थी, वो भी चली गई थी, फिर बाद में अभी वापस आई है, लेकिन वो हमारी दुश्मन बन के आई है। खैर, तो अब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे जो बुलेट है या जो रॉयल एनफील्ड है, उसकी मोटरसाइकिल बनती है। इन मोटरसाइकिलों को टक्कर देने के लिए हमारी सरकार ने 2018 में 1600 सीसी की जो बाइक है उससे ज़्यादा की, उस पर जो विदेशों से अगर वो भारत में आएगी तो उस पर टैरिफ लगता था, यानी टैक्स लगता था, वो 75% लगता था। मोदी जी ने उसको घटा के 50% कर दिया 18 में, और अब उसको कर दिया 30%, यानी आन दो। अब वो कंपनियां जब आ रही हैं भारत में, हार्ले डेविडसन आ रही है, ट्रम्प आ रही है, ये सब गाड़ियां जब भारत में आएंगी तो ये हिंदुस्तान की जो अपनी मोटरसाइकिल है, रॉयल एनफील्ड है, उसको चुनौती देंगे। तो जो 1.5-2 लाख रुपए की, 2-2.5 लाख रुपए तक की रॉयल एनफील्ड तो बिक जाएगी, लेकिन उसके ऊपर का सेगमेंट जिसमें कमाई होती है, जिसमें कंपनियों को मुनाफा होता है, वो सेगमेंट हार्ले डेविडसन और ट्रम्प जो है वो हड़प जाएगी। खोल दिए सरकार ने दरवाजे, क्यों? ट्रम्प से डर लगता है। अब नतीजा क्या हुआ कि ये कंपनियां जो हैं वो भारत में कंप्लीट नॉकडाउन यूनिट बेच सकती हैं। ये क्या होती है? बनी बनाई आपकी मोटरसाइकिल वहां से लाके बेच सकती हैं। इसके कारण जो प्रीमियम सेगमेंट था उसमें रॉयल एनफील्ड को ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। बहुत सारी इसी तरह से जो हम मोटरसाइकिल में मार्केट लीडर बन सकते थे वो गड़बड़ हो गया। इसके अलावा तरह तरह के जो यूरो 6 समय से पहले लेके आ गया, समय से पहले यूरो 6 आने के कारण हिंदुस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बड़ा धक्का लगा। क्यों धक्का लगा? क्योंकि भारत में जो मोटरसाइकिल बनाने वाली या कार बनाने वाली कंपनियां हैं उनको तेजी से अपने पूरे इकोसिस्टम को बदलना पड़ा, और जब आप पूरा बदलोगे तो उसमें कॉस्ट आती है और वो कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाई। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर का आप संकट देख लो, और रॉयल एनफील्ड भी जो है इसकी भी आवाज़ सब बदल गई, जिसके कारण ये बिका करती थी। इसका फायदा किनको मिलेगा? विदेशियों को, जिनके लिए आपने दरवाजा खोल दी। भारत में जो हमारी फार्मा लॉबी है, फार्मा कंपनी है, भारत का फार्मा की दुनिया में एक ठीक ठाक हस्ताक्षर था। हम कभी भारत 90 के दशक में एपीआई बनाने में एक्सपर्ट था, यानी नंबर 1 के करीब था। अब ये क्या होता है? ये होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट समझ लीजिए कि आप जो है जो चाय पी रहे हैं, मान लीजिए जैसे एक सिरप है, कप सिरप है, तो आपका उसका एक ढक्कन पीते हो, तो वो एक ढक्कन जो आप कप सिरप हो रहा है उसके अंदर दवा जो है वो एक बूंदी है, या आप एक जो गोली खाते हो उस गोली में जो खड़िया बढ़िया मिली है वो अलग बात है, लेकिन उसके अंदर जो मूल दवा है वो एक बूंद है, या हो सकता है 10 गोली में एक बूंद हो। तो वो क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई। तो ये जो एपीआई है, ये जब डलती है इसके अंदर तो वो होती है मेन दवा, एपीआई होती है। पहले भारत एपीआई बनाया करता था अपने यहाँ पे, धीरे धीरे क्या हुआ, 2014 तक हमारी एपीआई को लेकर चीन पे डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन 2020 आते आते हम 80% चीनी एपीआई पे डिपेंडेंट हो गए। आज भारत में दवा बनती है, बिकती है, तो उसके अंदर जो रूह होती है, जो एसेंस होता है, या जो उसका मूल होता है दवा का, वो चीनी होता है। अब आप सोचिए, ये कहते हैं विदेशी बहिष्कार करो, दवा खाना बंद कर दें। जो हमारे यहाँ दवा बनती थी उसको तो आपने जो है वो डिस्करेज किया, चीनी कंपनियों को बढ़ावा दे दिया आपने, नीति बदली आपने, और प्राइस अंडरकटिंग का मौका दे दिया चीनी कंपनियों को आपने। तो जो आपकी अच्छा, इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जो है ना, जो ये सारी जो दवा बनाने वाली कंपनियों की यूनियन है,
इन लोगों ने बार बार सरकार से कहा महाराज मर जाएंगे, क्या करवा रहे हो। अब नतीजा क्या हो रहा है, एपीआई मार्केट का दुनिया का किंग है चाइना। 60% एपीआई 70% चीन से आती है। हम चीन को टक्कर दे सकते थे अगर हमने अपनी इंडस्ट्री को संरक्षण दिया होता, चीन से इंपोर्ट पे लगाम लगा के रखी होती। दुनिया भर में एंटी चाइना बोलते हैं, लेकिन चीन को भरपूर छूट दी गई। इधर अमेरिका को भी इतनी नहीं दी गई, किसी को नहीं दी गई। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जब हम कमजोर होते चले गए, अब हम अमेरिका को दवा भी बेच रहे हैं, तो एपीआई चीन से आ रहा है। और कोविड के टाइम पे, दूसरे टाइम पे हम आत्मनिर्भर नहीं रह पाए और विदेशी फार्मा लॉबी ने हमको जमकर लूटा। इसके अलावा अगर आप थोड़ा और आगे जाएं तो भारत में हर तरफ से लूट हुई है। आपको उदाहरण कम पड़ जाएंगे, एक और लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमारे हिंदुस्तान में बना करते थे, कौन कौन से? वीडियोकॉन, सलोरा, वेस्टर्न, बहुत सारी कंपनियां थी जो भारत में टीवी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाया करती थी। मतलब भारत की इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री है उसमें प्राण बाकी थे। नीति आई मेक इन इंडिया। अब इसका असली फोकस था असेंबलिंग पे। कोर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यानी चिप डिजाइन से लेके पीसीबी फैब्रिकेशन से लेके कंपोनेंट प्रोडक्शन तक सब कुछ कहाँ हो रहा है? चीन में। नौकरियां कहाँ मिल रही हैं? चीन में। अब टीवी का 3 हिस्से आते हैं, यहाँ असेंबल हो जा रहा है। अब क्या हो रहा है, जो फ्लैट टीवी आ रहा है उसकी बॉडी अलग होती है, स्क्रीन अलग होती है और अंदर एक उसके सर्किट लगा होता है। ये तीनों चीज़ें यहाँ जोड़ दी जाती हैं। और हुआ ये 15 से 20 के बीच में, 2015 से 20 के बीच में मोबाइल और टीवी असेंबली यूनिट बढ़ गई, लेकिन उसमें 90% केवल स्क्रू ड्राइवर तकनीक पर आधारित थी। ये क्या होता है, यानी केवल आप पेच कसो और तैयार। नतीजा क्या हुआ, फिनिश्ड जो गुड थे, तैयार माल आता था, उस पर कस्टम ड्यूटी कम की गई और बहुत सारे आयात में ड्यूटी फ्री की अनुमति हमने दे दी। जबकि लोकल कंपनियों को अगर R&D और फाइनेंस की मदद दी जाती, हमारा वीडियोकॉन डूबा, क्यों डूबा? उसके नोटबंदी के कारण जो CRT पिक्चर ट्यूब बनाता था वो बिकने बंद हो गए। कंपनी कंगाल हो रही थी तो रिश्वत खिला के ICICI बैंक के चंदा कोचर से उसने लोन लिया, वो घोटाला पकड़ा गया, डूब गया। पेन बनाता था रोटो में, वो डूब गया। और क्या हुआ कि आज की तारीख में पेन भी भारत में अधिकांश विदेशी ही आ रहे हैं। कोई जर्मन कंपनी है, कोई कहीं की कंपनी है, कोई कोरियन कंपनी है। बॉल पेन भी हम नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? ऐसा नहीं हम बना नहीं सकते, हम बना ही इसलिए नहीं सकते क्योंकि हमारी सरकार विदेशियों की ज़्यादा सगी है, हमारी कंपनियों की कम सगी है। नतीजा ये हुआ BPL, वीडियोकॉन, वेस्टर्न, ओनिडा या तो 2018 आते आते दिवालिया हो गई या केवल एक लाइसेंस ब्रांड बन के रह गए। विदेशी ब्रांड सैमसंग, LG, Xiaomi, OnePlus, हायर, इनको बहुत सारा इनको रियायती ज़मीन दी गई, इनको इंसेंटिव दिए गए और ई-कॉमर्स में छूट की अनुमति मिली, बहुत सारी सुविधा दी गई। और अब जबकि भारत के टीवी मार्केट पे 2022 तक इनका हिस्सा 92% पहुंच गया था, भारतीय कंपनियां 5 से 8% पर सिमट गई थी। ये मैं उस भारत की सरकार के अधीन उसकी नीतियों की बात कर रहा हूं जो ये कहती है कि भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत डायलॉग देखिए आप, सब कुछ चुनाव की नजरिए से। और आप जो है उसमें जाहिर बात है हम आम लोग हैं, जो सरकार कहती है विश्वास करना ही पड़ता है, कर लेते हैं। अब करना क्या पड़ता है, या तो हम बैठ के हर चीज़ का रिसर्च करें, या तो आप हमारा चैनल देखें तो हम हर चीज़ का रिसर्च करके आपको बता देते हैं। तो नतीजा ये हो रहा है कि आप आत्मनिर्भर की बातें करते हो, आपने तो अपने आप को दूसरों पर निर्भर बना लिया। आज की तारीख में अगर विदेशी माल आना बंद हो जाए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। आप पड़ोस की राशन की दुकान पे चले जाओ, जो गोली बिस्कुट है उसमें भी आधे विदेशी हैं। मुझे पता चला कि स्वीडन की ब्रेड बिक रही है भारत में। जो ब्रेड बिकती है दिल्ली में, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, स्वीडन की कंपनी का ब्रांड है वो। आप बताइए, मतलब हम अपने घर में अपनी ब्रेड नहीं बना पा रहे,
हम बना सकते हैं, लेकिन आपने नीति ऐसी बनाई है, एफडीआई बढ़ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। आज खबर आई है कि जो हमारा विदेश मंत्रालय है उसने चिंता जताई है कि भारत की कंपनियां भारत में पैसा नहीं लगा रही हैं, विदेशों में लगा रही हैं, क्योंकि भारत सरकार की जो नीतियां हैं इनके चलते भारत में कंपनी कोई फायदा उठा ही नहीं सकती है। ये कहानी में आप विदेश, मैं बता रहा हूँ आपको, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऑब्जेक्शन है। इसके अलावा आ जाइए आप, किसी भी तरह के अगर भारतीय ब्रांड के पतन की बात करोगे तो आप देखते जाओगे कैसे वीडियोकॉन को एनसीएलटी ने दिवालिया घोषित किया, ओनिडा का मार्केट शेयर 3% से नीचे रह गया, बीपीएल के को ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, किसी के फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। अब आपको आते हैं कि किस तरह से हमारे देश में इसी सरकार की नीति के कारण जो पड़ोस की दुकान खत्म होने जा रही है। हम लोग ये समझते हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ है, तो टेक्नोलॉजी के कारण पड़ोस की दुकान जो है वो बंद हो रही है, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनियां आ रही हैं, घर पे 10 मिनट में सामान पहुंचा रही हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है, कहानी बहुत टेढ़ी है, और टेढ़ी ऐसे है कि एक होती है प्रीडेटिव प्राइसिंग। ये क्या होती है? होती ये है कि ये ऐसे प्राइस बनाए जाते हैं जिसमें आप माल को इतना कॉम्पिटिटिव बेचो कि छोटा वाला कंपटीटर आपके सामने सर्वाइव भी ना कर सके। जैसे जियो ने शुरू में फ्री में इंटरनेट दिया और वोडाफोन और बीएसएनएल लुढ़क गए, है ना। तो होना तो ये चाहिए कि प्रीडेटरी प्राइसिंग जो है वो अलाउ नहीं करना चाहिए, लेकिन भारत में हो रही है। भारत का कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल खड़े होकर खुद बोलता है कि भैया जो विदेशी कंपनियां अमेजन वगैरह 6,000 करोड़ रुपए का साल में घाटा दिखा रहे हैं, तुम कोई प्रोडक्ट बनाते नहीं हो, तुम्हारा एक प्लेटफॉर्म है, उस पर जो भी सामान बेचता है वो तुमको पैसे देता है, फिर तुमको घाटा किस चीज में हो रहा है? तुम्हारे को तो प्रोफेशनल सर्विसेज ही देनी है, सॉफ्टवेयर आपका तैयार रखा हुआ है, अमेजोन का सॉफ्टवेयर अलग अलग तो है नहीं, वही सॉफ्टवेयर जो पूरी दुनिया में काम हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, तो 6,000 करोड़ का घाटा कैसे हो रहा है? पीयूष गोयल कह रहा है, और वो ये भी कह रहा है कि ये प्रीडेटरी प्राइसिंग के कारण हो रहा है। ये क्या होती है, कैसे करते हैं? सोचिए, भारत की आपकी जो पड़ोस की दुकान है, उस दुकान पे जब आप जाते हो तो उसकी दुकान पे कुछ सामान ऐसे होते हैं उसको 3% 4% का ही उसको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे सामान होते हैं जो 20-30% भी प्रॉफिट कमा लेता है। वो जो 20-30% प्रॉफिट वाले सामान है उसी से उसका घर भी चलता है और दुकान भी चलती है। 3-4% वाले प्रॉफिट वाले सामान तो इसलिए दुकान पे रखता है कि अगर मैं नहीं रखूंगा तो ग्राहक इनको ढूंढता हुआ किसी दूसरे दुकानदार के पास चला जाएगा, और ये परसेप्शन मिलेगा इस दुकान पे तो सामान मिलता ही नहीं। इन्होंने क्या किया चालबाजी, अमेजोन वगैरह ने, इन्होंने उस दुकानदार की वो जो 30% 20% मुनाफे वाली चीजें थी उनको घाटे में बेचना शुरू कर दिया। अब वो जो 10 रुपए की, मान लीजिए उसने 20 रुपए की चीज थी, उसको वो 30 में बेचता था, अमेजोन उसको 15 में बेच रहा है। अब कैसे बेच रहा है? बोले इसी में तो घाटा हो रहा है। ये पीयूष गोयल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। घाटा कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है कि अच्छा, अमेजोन की एक और धांधली हो रही है। ये कंपनी क्या कर रही है कि अमेजोन है, जैसे इनका एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे कोई भी जाके अपना सामान बेच सकता है। जैसे कि समझ लीजिए कि एक मार्केट है, उसमें आपने अपनी दुकान ले ली, अपनी दुकान में आप सामान बेच रहे हो। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये क्या, इन्होंने अपने पुराने मैनेजर, अपनी कंपनी के नजदीक के लोगों को कहा कि तुम भी अपनी दुकान खोल लो, और उनको दुकान खुलवा दी, और उस दुकान पे वो बाहर से सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देशों से, विदेशों से, और वो विदेशी सामान उस दुकान पे वो घाटे में और सस्ते में जो बेचना है अमेजोन को, वो बेच रहे हैं, क्योंकि अमेजोन खुद नहीं बेच सकता। और अमेजोन का जो एल्गोरिदम है उसमें जब आप कोई चीज सर्च करोगे तो यही सामान सबसे ऊपर आएगा। आप कितने पन्ने सर्च कर लोगे, जब आएगा वो सामान तो आप इसमें से खरीद लोगे। तो हो क्या रहा है कि एक तो अमेजोन अपना सामान इनडायरेक्ट तरीके से बेच रहा है, जैसी खबरें आई हैं, अमेजोन नाम आ रहा है, ये कंपनियों की बात है, और इस बहाने वो लोकल व्यापार को मार रहा है। धीरे धीरे हमारे सारे व्यापार खत्म हो गए। तो अब आप देखिए, हमारे यहाँ का उद्योग खत्म, हमारे यहाँ का व्यापार खत्म, और सब कुछ कैसे खत्म हुआ? सरकार की नीतियों से। अब आपको अमेजोन में सरकार की क्या नीति है? अमेजोन में सरकार की नीति ये है कि भारत में एफडीआई की सीमा होती है इंडस्ट्री में, भाई इस बिजनेस में आप इतने % ही लगा सकते हो, विदेशी लोग पूरा नहीं लगा सकते। 100% एफडीआई अलाउ कर दी है ई कॉमर्स में।
यानी जो विदेशी कंपनियां हैं वो 100% जो है वो पूरी पूरी कंपनी उनकी है। तो आपने जब खुला उनको मौका दे दिया तो वो क्या करेंगे, वो लूप होल बना रहे हैं और उसके जरिए वो भारत में डीप डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, फ्लैश सेल कर रहे हैं और दूसरे तरीके से घरेलू दुकानदार को नष्ट कर रहे हैं। उनको लेकर कोई प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म है नहीं सरकार का कि उन पर रोके भाई कि आप ये कितना का बेच रहे हो, उतने का बेच रहे हो। लगातार ट्रेड यूनियन व्यापारी लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये जो माल अमेजोन वहां से लेके आ रहा है, बेरोजगारी है क्यों? वो सामान ताइवान में बन रहा है, वो सामान चीन में बन रहा है, वो सामान आपका जो है वो दुनिया की 10 जगहों पे बन रहा है और वहां से वो यहां आ रहा है और वो माल हमारे मार्केट में बिक रहा है। तो मेरे देश की फैक्ट्री बढ़ेगी कब? आपने ज्यादा पावरफुल लोगों को, जिनके पास पैसा फूकने के लिए है, घाटा उठाने के लिए है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह उनके आगे चारा बना के हमारे घरेलू दुकानदार को डाल दिया है। वो घरेलू दुकानदार धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है, बिकता जा रहा है। रिटेल चेन देखिए कितनी सारी, बिग बाजार फ्यूचर रिटेल की 21-22 में दिवालिया घोषित हो गई, आखिर में रिलायंस ने उसको लिया। जबरदस्त कर्ज था, ऑनलाइन दबाव था, कोविड के बाद रिकवरी नहीं हो पाई। ये स्थिति आप अपने सामने देख लीजिए। बड़े बड़े रिटेल चेन की बात कर रहा हूँ, छोटे दुकानदार की तो बिसात ही अलग है। इसके अलावा शॉपर स्टॉप, कई स्टोर बंद हो गए हैं, रणनीति बदली है। अब किसी तरह से अमेजोन वगैरह पे इस सब पे थोड़ा बड़ा सामान बेच रहे हैं। स्पेंसर्स रिटेल, कई शहरों में उनके स्टोर बंद हो गए। ई कॉमर्स ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म से नुकसान हो गया। इसके अलावा मेट्रो कैश एंड कैरी रिलायंस ने अधिग्रहण कर लिया, सेंट्रल पेट्रोल रिलायंस ने, बिग बाजार, सब के सब फाइनेंशियल परेशानी के कारण डूब गए क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाए इन तेज तर्रार ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप के लोगों के कारण। इनको इजाजत किसने दी? सरकार ने दी। 100% एफडीआई किसने अलाउ की? सरकार ने की। तो ये किस तरह से जो सरकार है जिसकी हम बात करते हैं वो तेजी से हमारे देश में रोजगार खत्म कर रही है। रिटेल स्टाफ, सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्ट, इन्वेंट्री सेक्टर में लाखों नौकरियां थी ना इन स्टोर्स के कारण। मॉल्स की हालत ये है, मॉल में अब स्टोर नहीं चल रहे हैं तो मॉल को अब बना दिया गया है थोड़ा सा प्रीमियम घूमने फिरने की जगह के तौर पे, क्योंकि वहां पर आप मामला चल ही नहीं रहा है। फर्नीचर, मोबाइल बेचने वाले छोटे दुकानदार दब गए हैं विदेशी माल के कारण। और इसके साथ साथ जो परंपरागत बाप बेटे की दुकान जो होती थी पंसारी की, पड़ोस की दुकान, वो बंद होने की नौबत आ गई है। सरकार अगर कुछ नीतियां लाती, जैसे ई कॉमर्स पर डिस्काउंटिंग पर सख्ती करती, एफडीआई पर कुछ क्षेत्रों को सीमित करती कि भाई नहीं आप इतने % ही ला सकते हो, ट्रेडिंग ब्रांड को ऑफलाइन रिटेल में अनिवार्य कर देती, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण, और खासतौर पर प्राइस कंट्रोल। भाई मुझे बताओ, सैमसंग कंपनी का कोई एक पर्टिकुलर मॉडल है, वो मॉडल 30,200 रुपए का अगर अमेजोन पे मिल रहा है तो जो रिटेल का दुकानदार है पड़ोस वाला, उसको भी कंपनी 30,200 में ही दे रही है। अब मुझे बताइए वो दुकानदार उस फोन को बेच सकता है क्या? 30,000 लगाएगा, 2 महीने होल्ड भी करेगा अपने पास फोन, अगले दिन तो बिक नहीं जाएगा, तो 2 महीने का ब्याज भी खर्च करेगा, और जब ग्राहक से कहेगा 31,000 तो वो सीधे निकलता है कि वो ऑनलाइन तो 30 का बिक रहा है। और वो आदमी इसलिए बेच रहा है कि उसको लग रहा है भाई कम से कम रिचार्ज कराने आएगा मेरे बहाने 2 पैसे का माल बिकेगा, कुछ ईयरफोन बिक जाएंगे, कुछ टेम्पर लगवा लेगा, कुछ कवर खरीद लेगा, उसी में मैं कमा लूंगा। इस तरह का क्राइसिस इस देश में पिछले 10 सालों में खड़ा किया गया है। आपके सामने सारे उदाहरण रखे सबूत के साथ में, और इन सारी चीजों ने मेरे देश के बाजार को नष्ट कर दिया। हम विदेशों पर निर्भर हैं। सरकार ने 10 साल 18 घंटे काम करके भारत को विदेशों पे निर्भर बनाया। अब उसी सरकार का प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता है कि विदेशी सामान का बहिष्कार करो। खाएंगे क्या भैया हम, जब मिल ही वो रहा है तो? उम्मीद करता हूं कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि किस तरह से जो पॉलिटिशियन है वो छल करते जनता के साथ में। उनकी लॉयल्टी देश के लिए नहीं होती है, उनकी लॉयल्टी जनता के लिए नहीं होती है। जनता उसके लिए वोट देने और सरकार बनाने का माध्यम है। उसको भरमाए रखना है, उसको हम मेक इन इंडिया नारे वारे देते रहेंगे, उसका ब्रेन वॉश करते रहेंगे, इधर से गोदी मीडिया, इधर से ये, उधर से वो लोग मिलके, ताकि सरकार बनी रहे। वो कोई भी आदमी आए सरकार में वो यही करेगा। ये ज़्यादा
काबिलियत से कर रहे हैं तो इसलिए सरकार में। दूसरा वाला जब ज़्यादा इनसे बड़ा वाला आ जाएगा, बड़ा वाला शातिर आ जाएगा, वो सरकार में आ जाएगा। लेकिन जब जरूरत होती है विरोध करने की, जब होती है आवाज़ उठाने की, जब समय रहते चेताया जाता है, इन सारे मामलों में मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन चिल्लाती रह गई, लेबर यूनियन चिल्लाती रह गई, अलग अलग जगहों पे आपने सुना नहीं, उनको नज़रअंदाज कर दिया। किसी को आपने कह दिया ये अर्बन नक्सल है, किसी को कह दिया ये तो विरोध करते ही रहते हैं, किसी को मुफ्तखोर कह दिया, किसी को कह दिया बिके हुए हैं, किसी को बोला लालची हैं, इनको पैसा मिल रहा है, फंडिंग मिल रही है, चीन से पैसा मिल रहा है, ये सब कर करा के उनको बदनाम कर दिया जाता है। और आज स्थिति क्या है, हम खत्म हो चुके हैं। हमारे देश की अपनी कंपनियां अपने देश में पैसा लगाने को तैयार नहीं है, वो विदेशों में इन्वेस्ट करने जा रही हैं, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां A1 A2 भी हैं उसमें। नमस्कार, जय हिंद। एक चीज़ जानकारी आपको देनी थी, यूट्यूब की एक पॉलिसी आई है। उस पॉलिसी में आपने अगर चैनल सब्सक्राइब भी किया हुआ है तो भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, और वो नोटिफिकेशन आपको अगर पाने हैं तो समय समय पे आपको चैनल देखना पड़ेगा। अब नोटिफिकेशन का एक ही क्राइटेरिया हो गया, आप पता चला आपने सबको तो सब्सक्राइब कर लिया, लेकिन आप सारे के सारे चैनल तो देख नहीं पाओगे। तो केवल सब्सक्रिप्शन और घंटी का बटन दबाने से ही आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, आप वीडियो देखते रहोगे तो नोटिफिकेशन आएंगे। नमस्कार, जय हिंद।